तो कक्षा 10 वालों, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का विज्ञान का पेपर है ना? हाँ सर जी, मेरा विज्ञान का पेपर ही है। तो बच्चों जल्दी से आ जाइए, हम यहाँ पर आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही सिंपल सा एक पेपर लेके आए हैं और ये आपको आपके प्री बोर्ड पेपर में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर। और आपको देखो यहाँ पर निर्देश ये लिखे गए हैं, तो आप यहाँ पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो आपका पेपर वहां पर एग्जाम में होता है उसके निर्देश एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है, फिर उसके आंसर दिया करो। तो जल्दी से आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सही विकल्पों के प्रश्नों के उत्तर। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर मैं देखो सबसे पहले प्रश्न पढ़ूंगा, फिर उसका आंसर बताऊंगा और आपको इस आंसर से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो यहाँ से बन सकते हैं। ओके, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि भाई साहब वो विकृत गंधता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत गंधता। यानी कि जब कोई भी तेल या वसा युक्त कोई भी सामग्री है वो लंबे समय तक रखी रहती है तो उसकी स्वाद और गंध बदल जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत गंधता। तो आपको यहाँ से देखो विकृत गंधता की परिभाषा भी मिल गई और ये आंसर भी हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो वो है भाई साहब भंगुरता। धातुएं भंगुर नहीं होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। बाकी ये 3 धातुओं के गुण हैं। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं और धातुएं तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुएं आघात वर्धनीयता होती हैं। यानी कि धातुओं में करंट आ सकता है और तन्यता का मतलब धातुओं के लंबे लंबे तार खींच सकते हैं और आगत बढ़ देता है, यानी धातुओं को ऐसा चादर के रूप में बना सकते हैं। और लेकिन धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? भंगुर। वो धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। ओके, तो इस तरीके से आपको और डिटेल में जानकारी मिलती जाएगी। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु कितने अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है भाई साहब 3 अन्य परमाणुओं से। कितने? 3 अन्य परमाणुओं से। अब देखो, तो जो ग्रेफाइट है वो क्या है? तो ये हमारे कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। ओके, चलिए देखते हैं अगला। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? तो वो होता है आमाशय से। किस भाग से होता है? आमाशय से। ओके, ये आपको सभी बातें याद रखनी है। पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल किससे स्रावण होता है? तो ये होता है हमारे आमाशय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में जनन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बहुखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? बहुखंडन के द्वारा। इसमें एक कोशिका होती है, एक कोशिका में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिका यहाँ पर बन जाती हैं और ये जब कोशिका फटती है ना तो इसमें से बहुत सारे प्लाज्मोडियम के जीवाणु ऐसे यहाँ पर निकल जाते हैं। तो बहुखंडन होता है, एक कोशिका से बहुत सारे जीव बनते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला। और द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में। ठीक है, और मुकुलन किस में होता है? यहाँ पर हाइड्रा में। मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में। ओके, चलिए देखते हैं अगला। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए गुणसूत्र पूछा है। क्या पूछा है? लिंग गुणसूत्र। तो वो होते हैं 1 जोड़ी। कितने होते हैं? 1 जोड़ी। टोटल होते हैं कितने? 23 जोड़ी। कुल कितने होते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि 46। ठीक है, और 22 जोड़े कैसे होते हैं? समान, उतने ही नर में उतने ही मादा में। लेकिन लिंग गुणसूत्र केवल कितने होते हैं? 1 जोड़ी, यानी कि 2 होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला। और यहाँ पर ये इंग्लिश में दिए गए हैं, तो यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिए गए हमारे रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए जरा, रिक्त स्थानों को भरने में हमारा क्या है? श्वसन एक अभिक्रिया है। तो वो कैसी अभिक्रिया है? तो वो है भाई साहब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। यानी कि श्वसन की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ में होता है? तो ये होता है क्षुद्रांत में। कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत में। ओके, अब क्षुद्रांत को बोलते हैं हम लोग क्या? छोटी आंत। कहाँ पर होता है? छोटी आंत। ठीक, अगला क्वेश्चन,
स्फाइगमोमैग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो उससे नापा जाता है रक्तचाप। ठीक है, रक्त दाब नहीं, क्या नापा जाता है? रक्तचाप। ओके। अगला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण से होता है, तो किससे होता है? तो ये होता है भाई साहब वृषण से। ओके, जो कि नर जनन तंत्र का हिस्सा है। और अब आप लोगों को बताना है कि जो एस्ट्रोजन है, क्या है? एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रो लिख गया, एस्ट्रोजन, जो कि क्या है हमारा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो कहाँ से निकलता है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट में यहाँ पर बताना है। ओके, अभी बताइए। वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, तो कौन सी ग्रंथि? तो उसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, या इसी को बोल देते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से किस हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, जो सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइजेशन, यानी के निषेचन। ओके, तो ये अब देखिए, ये जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, किस मतलब मास्टर ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। तो अब आपको जहां पर आपकी किताब है ना, उसमें जितने भी ग्रंथियां दी गई हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है? ग्रंथि का नाम और उनसे निकलने वाले हार्मोन, ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये आया है इस ग्रंथि से पूछा है, क्या पता वो अग्नाशय ग्रंथि से पूछ लें, एड्रीनल ग्रंथि से पूछ लें, किसी और ग्रंथि से पूछ लें। तो आपको सारी ग्रंथियां यहाँ पर पढ़ लेनी है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट कहलाते हैं। ओके, जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दी गई हैं सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ियां बनाने के लिए क्या करते हैं? इनके सामने सामने हम लोग लिख देते हैं। तो समतल दर्पण किसका उपयोग करते हैं? चेहरा देखने के लिए। ओके। अगला है सरल रेखीय पथ किसका होता है? प्रकाश की किरण का। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे का आंसर। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ओके। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर होता है वॉट। क्या होता है? वॉट, जो कि आपकी लग जाएगी यदि आप लोग पढ़ोगे नहीं तो। और वैसे तो आप लोग पढ़ रहे हो तो आपकी बाट नहीं लगेगी। ठीक है। अगला, दिक्सूचक की सुई क्या करती है? उत्तर तथा दक्षिण दिशा अपन लोगों को दिखाती है। ठीक है, यानी डायरेक्शन बताती है। चुंबकीय पदार्थ क्या है यहाँ पर? लोहा। तो ये हो जाएगा 6वें का आंसर। ओके, तो ये थे आपकी सही जोड़ियां। अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में दी गई हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं हमारे पास में यहाँ पर सत्य असत्य। तो आइए जल्दी से इनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का सूत्र ये है क्या? तो ये भाई साहब हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये हमारे बुझे हुए चूने का सूत्र नहीं है। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है सर जी? तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दही में एसिटिक अम्ल होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। अच्छा सर जी, क्यों? क्योंकि दही में भाई साहब होता है लैक्टिक अम्ल, ना कि एसिटिक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। ओके। अगला, प्लेनेरिया में मुकुलन विधि के से अलैंगिक जनन होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन से नहीं होता है, मुकुलन होता है किसमें? अलैंगिक लैंगिक जनन से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। अगला, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। अरे इसमें सारे असत्य हैं। तो निकट दृष्टि दोष का किस लेंस से निवारण करते हैं? तो वो करते हैं हम लोग किससे? अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है प्रकृति का। यस, सत्य है। ऊर्जा का प्रामाण सदैव सीधा होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे कि यहाँ पर देखिए घास है, क्या है? घास। तो घास को खाएगा भाई साहब क्या? मान के चलिए हिरण। हिरण खा गया घास को। अब हिरण को कौन खाएगा? शेर। ओके, तो ये एक ही दिशा में ऐसा चलता है, ऐसा नहीं है कि शेर घास खा लेगा। तो ये एक ही दिशा में क्या होता है? चलता है। इसलिए ऊर्जा का प्रामाण कहाँ होता है? एक ही दिशा में। उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ऐसा ये क्रम चलता रहता है। तो ये आ गए हमारे क्या? सत्य सत्य। अब देख लेते हैं हम लोग एक वाक्य वाले आंसर्स। तो देखिए जरा, ये हमारा है भाई साहब, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है,
CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। तो ये काफी अच्छा ऑब्जेक्ट है और इसका प्रचलित नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। इसको तो हट जा भाई। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है क्या? ब्रंजक चूर्ण। क्या होता है? अरे ब्रंजक, ब्रंजक। अरे कैसे लिख रिया है रे, पेन चल नहीं रिया है क्या? ब्रंजक चूर्ण। क्या होता है इसका दूसरा नाम? ब्रंजक चूर्ण। ओके, अगला क्वेश्चन, इथाइन का सामान्य सूत्र होता है तो वो होता है C2 और H2। अगला, पायरुविक अम्ल का कोशिका में विघटन कहाँ पर होता है? तो ये होता है भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो ये हो गया माइटो और ये हो जाएगा कॉन्ड्रिया। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, अगला क्वेश्चन, वंशानुगति के नियम किसने दिए? तो ये तो आपको पता ही है, ग्रेगर मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगर मेंडल। ये लाल लड्डू। ओके, रेटिना पर प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा? वास्तविक। और जब जब ये रियल इमेज बनती है तो वास्तविक तथा कैसा होता है? ये उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। विभवांतर धारा तथा ये प्रतिबिंब यहाँ पर गलत छप गया है, यहाँ पर होगा प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। तो विभवांतर धारा प्रतिरोध में संबंध क्या है? तो V बराबर होता है I इंटू आर, और V बराबर I इंटू आर को बोल देते हैं भाई साहब किसका नियम? ओम का नियम। किसका नियम बोल देते हैं? ओम का नियम। ओके, अब देखिए जरा, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामर्थ्य कौन सी गैस निकलती है? नाम और एक उदाहरण यहाँ पर देना है। तो कौन सी गैस निकलती है? तो गैस का नाम हो जाएगा यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन। अब एक यदि उदाहरण देना है तो उदाहरण में देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, जैसे मैंने एक धातु ले ली, ठीक है, जैसे मैंने हाइड्रोजन की क्रिया करा दी किसके साथ में? धातु के साथ में। तो यहाँ पर मैं कौन सी धातु ले लेता हूँ? मैं ले लेता हूँ जिंक धातु। कौन सी धातु ले लेता हूँ यहाँ पर मैं? जिंक। तो चलो मैंने धातु ले ली जिंक और इसकी क्रिया करा दी मैंने HCl अम्ल के साथ, ठीक है। तो HCl अम्ल हो गया, धातु के साथ क्रिया करा देते हैं तो बन जाएगा यहाँ पर जिंक क्लोराइड। क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। और साथ में क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। किससे? जब धातु की क्रिया किसी अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये उसका उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके अथवा में है, कोई धातु एक यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इसमें जल्दी मोमबत्ती ले जाते हैं, गैस बुझ जाती है। यदि यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्या है? क्लोराइड, यानी कि CaCl2 है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ओके, तो संतुलित समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? Ca और CO3 प्लस इसकी क्रिया किससे करा देते हैं? HCl अम्ल से। तो मैं संतुलित ही डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा CaCl2 और प्लस के क्या हो जाएगा? H2O और साथ में यहाँ पर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो ये जो मोमबत्ती बुझ जाती है ना बुदबुदाहट के साथ, तो वो किसकी वजह से बुझ जाती है? इस CO2 गैस की वजह से। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 में का आंसर। अब बाकी के जितने यहाँ पर क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो यदि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बेहतरीन तरीके से आप लोग चाहते हो, ठीक है, वैसे आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए, आपके फेयर में लिखे होंगे तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। लेकिन यदि आप लोगों के ये क्वेश्चन नहीं लिखे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ऐसी ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जैसे आप कमेंट करेंगे आपको सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर बहुत ही जल्द बता दिए जाएंगे, ठीक है। और बस इंतजार है आपके एक कमेंट का। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर
23वां। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।